आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 14 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का 68 विषय का पेपर है। ओके, इसकी भी मैं आपको लगातार तैयारी स्टार्ट कर दी है कराना। ओके, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है 2 अंकीय अति महत्वपूर्ण से देखने वाले हैं। जितने क्वेश्चन बताऊं तैयार करते जाइएगा। पॉलिटिकल साइंस में बताए थे मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो पूरी सीरीज चलाई थी उन्हीं में से दोस्तों आप आए हैं। ओके, तो इसलिए मैं आपको कहते जाता हूं जो आपको बताऊं आगे सब्जेक्टों में तैयार करते जाइएगा। ओके, क्योंकि आपको तैयार तो करना है, मेहनत तो आपको करना ही है। तो जब आप क्वेश्चन आंसर याद करने बैठे तो जो मैं आपको पहले बताऊं सॉल्यूशन के साथ बताते ही होंगे, तो वीडियो देखते देखते तैयार करते जाइएगा। ओके, और फिर आपके अपने से अगर आपको लगता है तो मेहनत आपको करिएगा। ओके, तो आज की इस वीडियो में क्या है 2 अंकीय अति महत्वपूर्ण देखने वाले हैं। ओके, और ये आपका क्या है पार्ट 2 है। इससे पहले दोस्तों आपका क्या है 2 अंकीय अति महत्वपूर्ण का पार्ट 1 आ चुका है, उसे देखना चाहते हैं अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। क्लास 11 इकोनॉमिक्स वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिए। तो 2 अंकीय महत्वपूर्ण हम देखने वाले हैं। तो अगर मेहनत, अच्छी सोच और न हार मानने का जुनून हो तो क्या है बड़ी से बड़ी परीक्षा आपके सामने घुटने टेक देती है। ओके, देख लेते हैं दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन है चित्रमय प्रदर्शन के 2 लाभ बताइए। चित्रमय प्रदर्शन के क्या लाभ होते हैं, 2 लाभ बताने हैं। पहला है अधिक समय तक स्मरणीय, समंकों का अधिक समय तक याद रखना कठिन होता है। इसके विपरीत चित्रों द्वारा निकाले गए निष्कर्ष अधिक समय तक याद रहते। दूसरा है समय व श्रम का बचत, चित्रों की सहायता से समंकों को समझाने व उनके निष्कर्ष निकालने में बहुत कम समय व परिश्रम की आवश्यकता होती है। अब मैं आपको समझा दी तो कैसे याद रखना है। इसका मतलब क्या है, चित्रमय प्रदर्शन ओके, जो आरेख बनते हैं वो चित्रमय रहते हैं। एक आंकड़ा डायरेक्ट लिख दिया हुआ है, एक दूसरा एक जैसे आपको बताऊं ओके, आपको आंकड़े दे रहा हूं। ओके, आंकड़े दे रहा हूं। ओके, और इस साइड में आपको आंकड़े लिख दिया और दूसरी साइड मैंने चित्र बनाकर आपको आंकड़े समझाओगे तो आपको क्या याद होगा। आपको जहां चित्र बनाकर मैंने समझाया वो आपको याद रहेगा। क्यों? क्योंकि चित्र हमें क्या है लंबे समय तक हमारी मेमोरी में सेव होते हुए। तो वही आपको बता रहा है कि चित्र में प्रदर्शन से क्या क्या लाभ होते हैं। पहला में लाभ होता है कि अगर हम क्या है अधिक समय तक हम क्या है इसे याद रख पाते हो, स्मरणीय रहते हैं हमें। और दूसरा में क्या फायदा होता है, इससे दूसरा में फायदा होता है समय बचता है। ओके, समय बचता क्यों बचता है? क्योंकि इससे निष्कर्ष निकालना बिल्कुल आसान हो जाता है। साथ ही हमें क्या है मेहनत भी कम करनी पड़ती है क्योंकि चित्रों की सहायता से क्योंकि हमें क्या है प्रदर्शन करना पड़ता है। तो ये आपका दिया है चित्रमय प्रदर्शन के लाभ। ओके, समझ के लीजिएगा तो अब ये सब आपकी चीजें आसान रहेंगे। रटेंगे तो थोड़ा आपको भूल जाओगे। कुछ चीजें रटनी पड़ती है, जिन्हें रटनी पड़ती है तो मैं आपको स्वयं बता दूं इन्हें रटना है, जिन्हें समझना है तो आपको समझने का प्रयास करिएगा। समांतर माध्य क्या है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुलक याद कर लीजिएगा, समांतर माध्य याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता है। तो समांतर माध्य क्या है, किसी श्रृंखला के मदों के मूल्य के जोड़े को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त संख्या समांतर माध्य कहलाती है। ओके, सिंपल है। एग्जांपल की मैं बताऊं, जैसा कि मैं आपको यहाँ लिख दूं 2 है, 4 है, 6 है, फिर 2 है, 1 है, ये 3। मान लीजिए मैंने ये आपके 5 आपके होंगे, तो ये आपका दिए हुए हैं। अब मैं आपसे कहूं कि भैया इनका समांतर माध्य निकालो। अक्सर आता है आपका किसमें एक वाक्य में पूछा जाता है। ओके, प्रीवियस पेपर उठाकर आप देख सकते हैं, अक्सर आता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको 4 संख्या दी, 2, 4, 6, 2, 1, कोई भी रैंडम इस बार से आप देख सकते हो। तो मैंने इसका कहा समांतर माध्य निकालो। कैसे निकालना चलिए मैं बता देता हूँ। ओके, तो इसमें क्या लिखा हुआ समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है कि जितने भी जो आपके पद दिए हुए इन सबको आपको योग करना है, इन सबका योग करना है। ओके, वही लिखा है किसी श्रृंखला के मदों के मूल्य के जोड़े को। ओके, मदों के मूल्य में जितने मद दिए इनको जोड़ना है। तो जोड़ते हैं अपन 4 2 हो जाएगा 6, 6 दूनी 12, 12 फिर 2 14, 1 15, तो 15 हो जाता है। 15 लिख लिया हमने। अब फिर हमें क्या करना है, ये 15 हो गया। उसके बाद उनकी संख्या में भाग देना है, मतलब उनकी जितनी संख्या है 1 2 3 4 5 है तो उनकी संख्या में भाग देना है। बस हम इसका सॉल्व कर देंगे। 5 3 15 हो जाए, 3 हमारा इसमें क्या है समांतर माध्य आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको समांतर माध्य निकालना पड़ता है। मतलब अगर जितने भी आपके पद दिए हैं उनको आपको जोड़ देना है, भाग लगा देना है, जितनी की संख्या होगी तो आपका निकल आता है। ये क्यों सिखा दिया मैंने अलग से, इसलिए सिखा दी क्योंकि आपका हमेशा क्या है ये आपका एक वाक्य में आता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केंद्रीय विभक्ति की 2-3 माप लिखिए। तो केंद्रीय विभक्ति की 3 माप कौन सी है? तो समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। ये तीनों की परिभाषा याद कर लीजिएगा दोस्तों, सूत्र याद कर लीजिएगा, कैसे निकालना पड़ता है। जैसे भी समांतर माध्य मैंने सिखा लिया। बहुलक कैसे निकालना पड़ता है? बहुलक जैसे इसका में बहुलक निकालना, तो जो अधिक जिसकी आवृत्ति अधिक बार होती है वो बहुलक कहलाता है। तो यहाँ देखिए 2 है, 2 बार आया जी, ज्यादा बार आया, बाकी सब एक बार आए। इसका इस श्रेणी का बहुलक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके, आई होप समझ गए। तो बहुलक आपका समांतर माध्य तो मैंने समझा दिया, मध्य का भी आप समझ लीजिए। तो इनका परिभाषा याद कर लीजिएगा तीनों की। साथ ही दोस्तों आपको क्या है इनकी सूत्र याद कर लीजिएगा कि निकालना कैसे पड़ता है वो भी सीख लीजिएगा। केंद्रीय विभक्ति की 3 माप पूछे तो कौन है? समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है धनात्मक एवं ऋणात्मक से संबंध में अंतर बताइए। धनात्मक और आपका धनात्मक से संबंध और ऋणात्मक से संबंध दिया हुआ है। ओके, वीडियो लंबी हो सकती है, उसका आपको चिंता नहीं करना है क्योंकि मैं आपको समझाने पर फोकस कर रहा हूं, इसलिए आपको वीडियो लंबी हो सकती है। ध्यान से आराम से समझते जाइए। ओके, पर्याप्त समय है, तैयारी कर लेंगे। धनात्मक से संबंध क्या है? यदि एक चर में वृद्धि या कमी होने पर दूसरे चर में वृद्धि या कमी अर्थात दोनों चरों में समान दिशा में परिवर्तन हो तो धनात्मक से संबंध कहलाता है। ऋणात्मक से संबंध में क्या होता है? एक चर में कमी या वृद्धि होने से दूसरे चर या वृद्धि या कमी होने से दोनों में विपरीत दिशा में परिवर्तन हो तो ऋणात्मक से संबंध कहलाता है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है यदि दोनों जो चर हैं और उसमें घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, अगर करें यदि क्या है दोनों चरों में समान दिशा में परिवर्तन हो, समान दिशा में परिवर्तन हो तो धनात्मक विचलन और विपरीत दिशा में परिवर्तन हो ऋणात्मक विचलन। ओके, उदाहरण भी दिया है, मूल में वृद्धि होने पर क्या है पूर्ति में क्या है वृद्धि होती है, तो ये हमारा क्या है धनात्मक से संबंध है। जबकि यह है वस्तु की मूल्य में बढ़ने से उसकी मांग में कमी आती है, ये हमारा क्या है ऋणात्मक से संबंध। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साधारण एवं भारित निर्देशांक क्या है? तो साधारण निर्देशांक क्या होता है? वे निर्देशांक जिसमें मूल्यों को कोई भार प्रदान नहीं किया जाता है और यह मान लिया जाता है कि सभी मानों का भार या सापेक्षित महत्व समान है, साधारण निर्देशांक कहलाते हैं। ये साधारण निर्देशांक हो जाता है। भारित निर्देशांक कहलाते होंगे, इसको हम क्या है अभारित निर्देशांक भी कहते हैं। साधारण जो आपके निर्देशांक है उन्हें अभारित निर्देशांक भी कहते हैं। अब भारत निर्देशांक देख लेते होंगे, तो भारत निर्देशांक क्या है? हमारे भारत निर्देशांक से आशय ऐसे निर्देशांकों से है जिनकी गणना में विभिन्न वस्तुओं को इनकी तुलनात्मक अपेक्षित महत्व प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्वतंत्रता के समय देश में कार्य कर रहे कुछ आधुनिक उद्योगों के नाम लिखिए। मतलब जब देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के समय ओके कौन कौन से उद्योग काम कर रहे थे, तो आपको बता दें जैसे सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, ये सब उद्योग काम कर रहे थे। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। या फिर दोस्तों आप क्या है टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग स्टडी क्लासेस, सबसे पहले आपको अपना चैनल मिल जाएगा। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है पीडीएफ वगैरह आपको तुरंत यहाँ मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है योजना की परिभाषा लिखिए। योजना मतलब प्लानिंग की क्या परिभाषा होती है देख लेते हैं। तो योजना क्या है? एक योजना हमें यह बताती है कि किसी देश के संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाना चाहिए। योजना के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी देश में कोई देश के संसाधनों का प्रयोग हमें किस प्रकार से करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में शैक्षणिक उपलब्धियां में क्षेत्रीय विषमताएं क्यों दिखाई दे रही हैं। चलिए इसे देख लेते हैं। तो भारत में शैक्षणिक उपलब्धियों में क्षेत्रीय विषमता के दो कारण, पहला है शिक्षा का स्तर। ओके, हेडिंग आपकी शिक्षा का स्तर। तो कुछ राज्यों में शिक्षा का स्तर ऊंचा है और कुछ में नीचा है, तो ये हमारी क्या क्षेत्रीय विषमता। विषमता मतलब क्या है? कहीं जैसे मान लीजिए किसी के पास हम गए आर्थिक विषमता, तो आर्थिक विषमता का मतलब है कि किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, इतना ज्यादा पैसा है कि अनलिमिटेड हो गए, और किसी के पास बिल्कुल खाने के लिए तक पैसे नहीं हो गए, तो ये आपकी कहलाई आपकी आर्थिक विषमता। और आपके शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय विषमता का कहलाई किसी राज्य की अच्छी ज्यादा शिक्षा सुविधाएं ज्यादा है और किसी राज्य में लोगों को कम हो गए, तो ये आपकी कहलाई आपकी शैक्षणिक विषमता हो गई। दूसरा है असमान प्रति व्यक्ति आय सभी राज्यों में प्रति व्यक्ति, ये आपकी हेडिंग असमान प्रति व्यक्ति हो गए। प्रति व्यक्ति आय सभी राज्यों में प्रति व्यक्ति शिक्षा व्यय असमान है, कुछ राज्यों में ज्यादा है तो कुछ में कम है। मतलब कुछ जगह की ज्यादा फीस लगती है तो कुछ जगह की कम लगती है। इस बार से आपको समझाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा कृषि विपणन से क्या तात्पर्य है? तो कृषि विपणन से तात्पर्य उन सभी क्रियाओं से होता है जिनका संबंध कृषि उत्पादन को कृषक के यहाँ से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाना है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है श्रम बल तथा कार्य बल में दो अंतर लिखिए। तो श्रम बल क्या होता है? श्रम बल से अभिप्राय काम कर रहे या काम करने के इच्छुक व्यक्तियों से होता है, ताकि कार्य बल से अभिप्राय काम कर रहे व्यक्तियों की संख्या से। कार्य बल में क्या है? जो व्यक्ति काम कर रहे हैं। और श्रम बल में वो है व्यक्ति काम नहीं कर रहा लेकिन उसकी इच्छा है, उसे इच्छा काम करने की इच्छा है, वो आता है श्रम बल में। जो काम में कर रहा है वो आपका कार्य बल में। नेक्स्ट हमारा श्रम बल संभावित श्रम बल का माप है। संभावित मतलब इच्छा कर रहा है, उसका जरूर नहीं करेगा ही काम, वो सोच रहा है काम करने को, इसलिए वो संभावित में आ जाते। श्रम बल में कार्य करने की इच्छुक व्यक्तियों को क्या शामिल किया जाता है, जो इच्छा काम नहीं कर रहे लेकिन मन है उनका काम करने को, वो आता है श्रम बल के अंदर। लेकिन कार्य बल में वास्तविक श्रम का मापन किया जाए। वास्तविक क्यों? क्योंकि वास्तव में काम कर रहे होंगे। कार्य बल में कार्य करने की इच्छुक व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जाता, इसमें इच्छा वाला नहीं भेजे, जो काम कर रहा है वास्तव में उसे ही गिना जाता है। मतलब सिंपल है, एक बार पढ़ते जाइएगा, याद होते जाइए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन निम्न को नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण के संसाधन में वर्गीकरण करना, ये हमें टॉपिक दिए, सिंपल है। ओके, नवीनीकरण क्यों कहलाते हैं?
जो क्या है बहुत लिमिटेड मात्रा में, और जिन्हें हम क्या है आ सकते हैं, दोबारा आ सकते हो, तुरंत ही बन सकते हो, ब्रश हो जाता है, मछली, जल, ये समय क्या है और प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हुए। और गैर नवीनीकरण क्या होते हैं, जो पेट्रोलियम, कोयला और लोहा अयस्क, ये हमारे कहलाते हैं आपके गैर नवीनीकरण। ओके, मतलब एक बार ये खत्म हो जाता है ना, दोबारा यूज नहीं कर सकते, ये हो जाता है। और जिनकी मात्रा बहुत कम है, जिनकी मात्रा बहुत कम, वो आपकी गैर नवीनीकरण में होती है। नवीकरण में जो है जिनकी मात्रा अत्यधिक होगी वो आपका आ जाता है। नेक्स्ट हमारा, भारत तथा पाकिस्तान के ने कौन सी अर्थव्यवस्था के प्रारूप को अपनाया? तो भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने विकासात्मक पथ के लिए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के सह अस्तित्व मिश्रित अर्थव्यवस्था को बनाया है। सिंपल है, मतलब अगर क्वेश्चन अक्सर आप पूछा जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी, तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कैसी, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की भी है। तो याद रखिएगा, वस्तु में अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट है, चीन में एक संतान नीति का प्रमुख नीतिहार्थ क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि को रोकथाम को नियंत्रण करना, ये होता है। ओके, नेक्स्ट है, कुछ वर्षों के बाद वृद्ध व्यक्तियों का अनुपात जवान व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक हो जाए। सीमित कार्यबल को सामाजिक सुरक्षा के उपाय उपलब्ध कराने के लिए चीन को बंद होना पड़ेगा एवं चीन के प्रजनन दर में बहुत कम हुई। आगे देख लेते हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, अभी तक दोस्तों आपने अपने क्लास 11 के इकोनॉमिक्स कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में मिलेगा क्या, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप क्या कम समय है तो तैयारी अच्छी से कर पाएंगे, पीडीएफ रूप में रहेगा। ओके, ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 89 दिए गए व्हाट्सएप में मैसेज करना है। फीस 99 रुपये, 50% ऑफ चला, तो केवल 49 रुपये में आपको क्या है कोर्स आपको दिया जा रहा है इकोनॉमिक्स की, जिससे आप क्या आसानी से तैयारी कर सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान की तुलना में चीन क्यों अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित करने में सफल है? तो भारत तथा पाकिस्तान की तुलना में चीन में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अधिक है। इसका मुख्य कारण है कि चीन की विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति, इस नीति के अंतर्गत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष आधारित संरचना सुविधाएं दी जाएंगी। ओके, आगे देख ले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव विकास के विभिन्न संकेतों का उल्लेख कीजिए। तो मानव विकास के विभिन्न संकेतक कौन कौन से हैं? तो मानव विकास सूचकांक, जीवन प्रत्याशा, पूर्ण साक्षर दर, निर्धनता रेखा के नीचे के लोग, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, उच्चतम स्वच्छता, एक धारीय पहुंच वाली जनसंख्या, ये ओके, प्रति व्यक्ति आय यानी जीडीपी, उत्तम जल स्रोत, धारणीय पहुंच वाली जनसंख्या। तो ये सब आपके दिए मानव विकास के विभिन्न संकेतक। नेक्स्ट हमारा सांख्यिकी क्या है, इंपॉर्टेंट है। सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी एक विज्ञानो कला है। ओके, ये याद रखिएगा, हमेशा क्या है सत्य सत्य में पूछा जाता है। सांख्यिकी क्या एक वैज्ञानिक कला है, तो आपको वो सत्य है। ओके, तो सांख्यिकी एक विज्ञान एवं कला है जो सामाजिक, आर्थिक और प्राकृतिक व अन्य समस्याओं से संबंधित समंकों के संगणन, आंकड़ों का संग्रहण या सारणीय प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, निर्वचन और पूर्वानुमान से संबंध रखती है ताकि निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र विज्ञान है अथवा कला है, स्पष्ट कीजिए। मतलब अर्थशास्त्र क्या है, विज्ञान है कि कला है, स्पष्ट आपको करना है। तो अर्थशास्त्र न केवल विज्ञान है बल्कि एक कला भी है। अर्थशास्त्र ज्ञानदायक भी नहीं वरन क्या है फलदायक भी है। अर्थशास्त्र विज्ञान तथा कला दोनों के ही समन्वय में, मतलब दोनों का मिक्सचर है, ये बताया समन्वय मतलब मिक्सचर एक पार्ट। इसमें विज्ञान की तरह कारण एवं परिणामों के मध्य का अध्ययन भी होता है तथा कला की तरह हमें क्या है आदर्शों की प्राप्ति की राय भी बताई जाती है। वास्तविकता में आदर्श के मध्य संबंध स्थापित किया गया है, अतः इसमें हम विज्ञान और कला दोनों के तत्व में विद्वान है। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द्वितीयक आंकड़ों से क्या अभिप्राय है? ओके, द्वितीयक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित न करके किसी अन्य स्रोत या संस्था से प्राप्त करते हैं। अन्य शब्दों में कहें, वे आंकड़े जो किसी संस्था द्वारा पूर्व काल में एकत्रित किए जा चुके हैं द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, अक्सर क्वेश्चन आता है पेपर में, प्राथमिक आंकड़े किसे कहते हैं, द्वितीयक आंकड़े किसे कहते हैं? तो प्राथमिक आंकड़े वे होते हैं जो व्यक्ति जैसे मुझे है, तो मुझे आंकड़े चाहिए कि एमपी बोर्ड में कक्षा 11 में अर्थशास्त्र के कितने स्टूडेंट है, इसका मुझे आंकड़े चाहिए। ओके, तो मैं स्वयं जाऊं, हर स्कूल में जाऊं, ओके, हर जिले के स्कूल में जाऊं और पूछूं कि अर्थशास्त्र के कितने बच्चे हैं, 50 से 40 से कोई 30 है, तो मैं कॉपी में नोट करते जा रहा हूँ और फिर अंत में जब मैं सब जिले के देख लूँ स्वयं जाके, फिर मैं देख लूंगा कि हाँ 10,000 बच्चे हैं, 5,000 बच्चे इस प्रकार। ओके, तो ये मैंने कहा जो आंकड़े अपने आप एकत्रित किए तो ये आपके प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे। ओके, यदि मैं अब घर में बैठे बैठे ओके डायरेक्ट क्या है डायरेक्ट सबसे टीचरों से डायरेक्ट फोन में पूछ लूँ या फिर क्या है किसी व्यक्ति से मंगा लूँ इकट्ठे या एमपी बोर्ड से डायरेक्ट कहूँ भाई ये कितने आप बताइए स्वयं। ओके, तो जब मुझे दूसरों के माध्यम से मिले तो हमारे कहलाएंगे द्वितीयक आंकड़े। हुए आई होप समझ गए। जब आप स्वयं उन आंकड़ों को एकत्रित करें तो प्राथमिक आंकड़े, जब किसी दूसरों के माध्यम से आप लें तो आपके द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे। तो द्वितीयक आंकड़े की परिभाषा दी, अनुसंधान करता है या स्वयं एकत्रित न करके किसी अन्य द्वारा, किसी अन्य स्रोत द्वारा, अन्य संस्था द्वारा, अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त करें तो द्वितीयक आंकड़े। हुए नेक्स्ट हमारा चरों का अर्थ एवं प्रकार लिखिए। तो चर क्या होते हैं?
चर ऐसे संख्यात्मक अभिलक्षक होते हैं जिनका माप अलग अलग स्थितियों में अलग अलग होता है, जो मात्रा एवं आकार से घटते बढ़ते हैं, ये आपके चर कहलाते हुए। चर मतलब चलते रहते हैं, मतलब ये बदलते रहते हैं हमेशा, उसे इसलिए इनका चर कहते हैं। ओके, तो जैसे आपने गणित में पढ़े होंगे, जो एक्स वाई जेड है ये आपके चर होते हैं, क्योंकि इनके मान अक्सर बदलते रहते हैं प्रश्नों के अनुसार, जबकि 1 2 3 4 ये आपके अचर रहते हैं। इस प्रकार से आप इन्हें याद रख सकते हो। इनके प्रकार कौन से हैं? तो पहला है खंडित चर। चर वे चर हैं जिनके मूल्य पूर्णांकों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। और दूसरा है सतत चर। सतत चर क्या है? तो सतत चर वे चर होते हैं जिनका कोई भी माप हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्राथमिक समांक आंकड़े क्या है? तो भाई मैं समझा ही चुका हूँ, द्वितीयक आंकड़े बता दिए। अब देखिए प्राथमिक आंकड़े पूछे जा रहे होंगे। देखिए समांक और आंकड़े एक ही बात होती है, तो प्राथमिक आंकड़े क्या है तो देख लेते हैं। तो प्राथमिक समांक क्या होते हैं, या प्राथमिक समांक का है आंकड़े का एक ही बात हो गई। तो वे आंकड़े जिन्हें अनुसंधानकर्ता अपने शोध कार्य के लिए स्वयं एकत्रित करता है। स्वयं अनुसंधानकर्ता की यहाँ बात हो रही है, या व्यक्ति भी अगर कोई आंकड़े एकत्रित करना है तो व्यक्ति करना है, या अनुसंधानकर्ता जैसे भी क्या है शोध कार्य के लिए आंकड़े आवश्यक है तो वो स्वयं एकत्रित करता है, वो कहलाते हैं आपके इस प्राथमिक आंकड़े के, और किसी अन्य के द्वारा कराते हैं द्वितीयक आंकड़े। सिंपल है। नेक्स्ट हमारा सतत चर एवं व्यक्तिगत चर में अंतर बताइए कोई दो, तो ये आपके दिए हुए, तो इन्हें आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ऐसा चर जो किसी दिए गए परास के अंतर्गत कोई मूल्य धारण कर सकता है सतत चर कहलाता है। सतत चर का मान पूर्णांक, भिन्नात्मक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कुछ भी हो सकता है। जबकि विविक्त चर में क्या होता है? ऐसा चर जो किसी दिए गए परास में केवल विशेष मूल्य ही धारण करता है विविक्त चर कहलाता है। सतत चर में क्या होता है? उदाहरण दिए लोगों की उम्र, कद, वजन, ये सब सतत चर में आते हैं। अब विविक्त चर में क्या आते हैं? परिवार की संख्या की संख्या, विद्यालय में छात्रों की संख्या, ये आपके यहाँ है विविक्त चर में आते हैं। समझते जाइए क्योंकि इन्हीं से आपसे वस्तुनिष्ठ भी बनते होंगे। अब मध्यिका से क्या है परिभाषा देखिए। देखिए मैं आपको बता ही चुका हूँ, आपको क्या है समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक, इनकी परिभाषा याद रखिएगा। माध्य की भी हुए देखिए वही आपसे पूछे जा रहे। तो मध्यिका क्या है? मध्यिका समांक माला के मध्य का पद मूल्य होता है, जिसके लिए समांक माला के पद मूल्यों को आरोही क्रम व अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। परिभाषा दी है ब्रो ब्राउले के अनुसार। ओके, ये समझाया गया और परिभाषा भी आपके क्या है ब्रो बाउले के अनुसार दी हुए। ओके, प्रोफेसर बाउले के अनुसार। ओके, यदि एक समूह के पदों को उनके मूल्यों के अनुसार क्रमबद्ध किया जाए तब लगभग पद मध्य पद का क्या है मूल्य मध्यिका कहलाता है। मतलब क्या है कोई भी पद है तो उन्हें हम आरोही या अवरोही क्रम में जमा लेते हैं। ओके, और फिर जो उसका बीच का जो पद हो, मान लीजिए जैसे छह आपके दी हुई 6 संख्या दी हुई। ओके, तो 6 संख्या को हमने या 7 संख्या है 6 संख्या है तो 6 संख्या को क्रम से लिख दिया, तो जो बीच का पद है मतलब तीसरा या चौथा, तो वो आपके क्या है मध्यिका कहलाएगी। माध्य क्या है? माध्य एक विशेष सांख्यिकी यंत्र है जो बड़ी संख्या की मदों को एक प्रतिनिधि संख्या में बदल देता है। तो याद करते जाइएगा। नेक्स्ट हमारा धनात्मक एवं ऋणात्मक से संबंध के दो उदाहरण दीजिए। तो धनात्मक देखिए अभी हमने क्या है अंतर देखा तो उसी में मैंने आपको समझाता होगा। तो जो धनात्मक से संबंध क्या है? वस्तु की मांग एवं मूल्यों के बीच संबंध, पति और पत्नी की आयु के बीच संबंध। ओके, और ऋणात्मक से संबंध क्या है? ठंडे तापमान व फ्रिज में के विक्रय में संबंध, गर्म तापमान व ऊनी कपड़ों के विक्रय में संबंध। ओके, नेक्स्ट हमारा ये वस्तु से पूछा जा सकता है, तैयार करते जाइएगा। फिर नेक्स्ट हमारा आधार वर्ष की क्या विशेषताएं लिखिए कोई दोगे। तो आधार वर्ष की विशेषता क्या है? यह वर्ष ऐसा होता चाहिए जिसमें कोई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व प्राकृतिक असामान्यता घटना नहीं घटी हो, अर्थात समान वर्ष होना चाहिए। दूसरा, आधार वर्ष वास्तविक हो, काल्पनिक ना हो। तो ये हो जाए आपकी आधार वर्ष की विशेषता। कंप्लीट हो जाता है। इस बार से मैंने टॉप 25 क्वेश्चन बताए हैं। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है, तो उनके क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। क्लास 11 इकोनॉमिक्स वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा आगे। और मैं 3 अंक 4 अंक की वस्तुनिष्ठ भी कंप्लीट कराऊंगा। ओके, तो मॉडल पेपर भी आपको कहेंगे तो समझा दूंगा। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब भी हो गया। कोई दोस्तों डाउट है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।